चलिए, आज का हमारा अगला टॉपिक विद्युत संयोजी बंदी है। उसमें एक एग्ज़ाम्पल और रह गया था, वो मैं आपको करा देता हूँ। देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना। मैग्नीशियम का ये होता है विन्यास, ये होता है क्लोरीन का विन्यास। ये जो आपने 10th में पढ़ा ये उस तरह से है, जबकि ये जो हमारा एडवांस मेथड है ये अब आप पढ़ेंगे अभाव नियम के अनुसार। ठीक है, अब देखिए, मैग्नीशियम हमारे पास धातु है। इसके अंत में देख रहे हैं आप, अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये धातु है तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों का ये त्याग करेगा। ये देखिए, क्लोरीन है, धातु है, ये भी धातु है। इसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो क्लोरीन होता है इसकी प्रवृत्ति होती है कहीं से इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इस कारण ही जो है जो हमारा क्लोरीन होता है वो विद्युत ऋणात्मक गुण रखता है। अब देखिए, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया इस वाले क्लोरीन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दे दिया गया इस वाले क्लोरीन को। ये धातु है, ये धातु है। अब देखिए हमारे पास आगे क्या आता है। ये देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसमें आप देख रहे हैं ये मैग्नीशियम आयन बन गया और ये क्लोराइड आयन बन गया है। ठीक है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड, चाहे ऐसे लिख दीजिए। और ये हमने दिखाया है कि भाई किस तरह से जो है वैद्युत बल रेखाएं जो है आयनों के बीच में लगी हुई हैं। इन वैद्युत बल रेखाओं को ही हम वैद्युत संयोजी बंध बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे पढ़ेंगे वैद्युत संयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण। देखिए, पहला लक्षण है कि आयनिक अथवा वैद्युत संयोजक यौगिक आयनों के बने होते हैं। दूसरा गुण है वैद्युत संयोजक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि इन यौगिकों का क्रिस्टल जालक को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा लगती है। क्वथनांक उच्च होने के कारण आयनों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल का होना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, ये यौगिक ध्रुवीय विलायकों जैसे जल, HCl, H2SO4, HNO3 आदि में मिले हैं। चौथा पॉइंट देखिए, ये यौगिक गलित अवस्था में तथा इनका जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, चाहे गलित अवस्था में हो या इनका जलीय विलयन हो, ये विद्युत के चालक होते हैं क्योंकि इनके अंदर आयन होते हैं। ठीक है, पांचवा देखिए, इन यौगिकों के अणु की कोई संरचना नहीं होती है। इसका कारण वैद्युत संयोजी बंध का अदिशात्मक होना है, यानी कि कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, छठा पॉइंट है, वैद्युत संयोजी यौगिकों की अभिक्रियाएं बहुत ही तीव्र गति से होती हैं, क्योंकि आयनों के बीच में हो रही हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई बंध बनेगा या टूटेगा, सीधा आयन अलग हुआ दूसरे आयन से मिल गया जाके तो रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अगला है हमारे पास है 7वां पॉइंट है, ये यौगिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि जब इनके कोई संरचना ही नहीं है तो समावयवता भी प्रदर्शित नहीं होती है। 8वां पॉइंट है, ये यौगिक भंगुर तथा कठोर होते हैं। भंगुर का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपका पास कांच है, आपने कांच को ज़मीन पे गिरा दिया तो तुरंत वो जो है टुकड़ों में टूट जाएगा। इस गुण को बोलते हैं भंगुर। ठीक है, कठोर तो आप जानते ही हैं। चलिए आगे चलेंगे। अब देखिए, अगला हमारे पास बंध है सह संयोजी बंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे। परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से बनने वाले बंध सह संयोजी बंध कहलाते हैं। इनमें साझेदारी होती है, सीधी सीधी बात यह है, इसीलिए हमने इनको क्या बोल दिया, सह संयोजी। ठीक है, सह संयोजी बंध मुख्यतः अधातुओं के बीच बनते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, यहाँ समझा भी दिया है भाई, समझाया है कि अधातु तत्व प्लस अधातु तत्व सह संयोजी यौगिक बनेंगे। ठीक है,
देखिए दिखाया गया है कि भाई ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए दोनों ने जो है साझेदारी कर दी है और साझे के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बीच में आ गए हैं। ठीक है, ये मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखिए ये अधातु तत्व है, अधातु तत्व सहसंयोजी यौगिक बना रहे हैं। फिर यहाँ समझाया गया है कि भैया ए हमारे पास अधातु तत्व है, बी भी अधातु है, इलेक्ट्रॉन है इनके पास, इन्होंने साझेदारी करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनों को बीच में रख दिया है दोनों ने। ये देखिए, यानी कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बीच में आ जाता है और बी के। अब इस युग्म को चाहे तो आप ऐसे लिख दें, चाहे आप एक सिंगल बॉन्ड के रूप में भी आप इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो यही हमारा जो है सहसंयोजी बंध होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। यहाँ पे साझेदारी होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए हमारे पास है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी को सिंगल डैश, ये देखिए इस तरह के एक लाइन से प्रदर्शित करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी को डबल डैश, देखिए इस तरह की दो लाइनों से प्रदर्शित करते हैं। तथा तीन इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी को ट्रिपल डैश, यानी कि तीन इस तरह की जो है लाइनों से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल भी यहाँ दिखाया गया है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बनता है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। क्योंकि एक युग्म है इसलिए H और H के बीच में एक सिंगल लाइन हमने खींच दी है, सिंगल डैश। ऑक्सीजन हमारे पास दो ऑक्सीजन है, उनमें साझेदारी हो रही है। देखिए दो युग्मों की साझेदारी है, तो यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं कि दो युग्मों की साझेदारी है, इसलिए हमने यहाँ पे दो ऑक्सीजन के बीच में डबल डैश दिखा दिया, यानी कि दो लाइन दिखा दी। या नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच में, देखिए सिंगल को परमाणु बोलेंगे, याद रखिएगा, हो सकता है मैंने गलती से ऊपर अणु बोल दिया हो, तो ये याद रखेंगे कि जो है अगर हमारे पास कोई सिंगल एलिमेंट है तो उसको आप परमाणु बोलेंगे, और जो मिल जाएगा, ठीक है, दो के रूप में आ जाए, तीन के रूप में आ जाए, या और बड़ा जो है समूह बन जाए परमाणु का, तो फिर वो अणु कहलाता है। देखिए ये भी सिंगल परमाणु है, ये भी सिंगल परमाणु है, और ये जब आपस में जुड़ते हैं तो तीन युग्मों की साझेदारी करते हैं। अब देखिए तीन युग्मों की साझेदारी देखिए ऐसे ट्रिपल डैश से हमने दिखा दी है। तो जो हमारे पास आया है ये है नाइट्रोजन का अणु, यानी कि इसमें दो नाइट्रोजन के परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। आगे चलेंगे। ये देखिए H2 का बनना दिखाया गया है, एग्जाम्पल हमारे पास। ये देखिए H है हमारे पास, हाइड्रोजन परमाणु है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो विन्यास या तो ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें। अब देखिए दो परमाणु हैं, इनके बीच में साझेदारी हो रही है। ये देखिए 1s1 1s1, हाइड्रोजन परमाणु जब साझेदारी हो जाएगी तो देखिए ये जो युग्म है वो इस परमाणु के लिए भी और ये वाला युग्म इस परमाणु के लिए भी काम करेगा। तो जब साझेदारी हो जाती है तो इस हाइड्रोजन का हो जाएगा 1s2 और इसका भी 1s2 हो जाएगा। इसको हम बोल देंगे साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। इसको चाहे तो आप ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिख दें। ठीक है, बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है हमारे पास क्लोरीन का बनना, यानी क्लोरीन अणु का बनना। देखिए क्लोरीन परमाणु है, 17 होता है परमाणु क्रमांक, 2, 8, 7 पुरानी पद्धति के अनुसार, और नए एडवांस सिस्टम के अनुसार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब देखिए दो क्लोरीन परमाणु हैं, ये आपस में साझेदारी करेंगे। ठीक है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसने भी साझे के लिए निकाल दिया और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन परमाणु ने भी साझे के लिए निकाल दिया। अब देखिए साझे के इलेक्ट्रॉन बीचों बीच आ गए। अब ये साझे के इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी काम कर रहे हैं और यही साझे के इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी काम करेंगे। अब इसके अंतिम कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके अंतिम कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। चाहे तो आप काउंट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। चाहे ऐसे लिख लें, चाहे ऐसे लिख लें। ठीक है, ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया। देखिए एक बात और ध्यान रखें, साझा कहाँ होता है? जहाँ पे समानता हो वहाँ पे साझा होगा। मान लीजिए आप एक
करोड़पति इंसान हैं और एक आप क्या भिखारी के साथ जो है साझा कर लेंगे क्या कि चल बिजनेस खोलते हैं? भिखारी नहीं करेंगे। तो आप जो साझा करेंगे वो अपने अनुसार अपना समकक्ष देखेंगे, जो आपके अनुसार ही आपके लेवल का हो, आपकी हैसियत का हो। तो जो यहाँ पे साझा हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का, आप देखेंगे कि ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। ये आपस में इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों समान हैं। भाई उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी चाहिए, इसलिए ये आपस में साझा ही करेंगे। यानी कि जो समान प्रवृत्ति के होते हैं वो साझा करते हैं। या इसको हमने जैसा समझा कि जो धातु हैं वो आपस में साझा करेंगे इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए अगला एग्जाम्पल है हमारे पास H2O का बनना, यानी कि जल के अणु का बनना। देखिए जल के अणु में आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन का परमाणु होता है और ऑक्सीजन का परमाणु होता है। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे। ये देखिए ये हाइड्रोजन का विन्यास है, हाइड्रोजन परमाणु का, और ये ऑक्सीजन परमाणु का विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने यहाँ ताकि हम जो है डीमार्केशन कर सकें, हम पहचान सकें कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है, इसके लिए हमने यहाँ पे एक पहचान बना ली है कि H के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो करेंगे और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो करेंगे। ये देखिए ये हाइड्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि भैया यहाँ पे साझा हो रहा है। ये देखिए ये H है, हाइड्रोजन एटम है, इसके K कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए मैंने यहाँ पे KLM लिखा है। मैं चाहता हूँ कि आप जो है सभी तरह से पद्धति लिखना सीख जाएं। ये KLM ये मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स ये सब आपने 10th में पढ़े हैं। तो देखिए इसके बाद ऑक्सीजन है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और क्योंकि हमें पता है कि पहले कोश के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही आ जाते हैं ये कोश पूर्ण हो जाएगा, पहला कोश। यानी कि एक तो यहाँ पे है ही, यानी कि इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ऐसे इसको 1 चाहिए। अब देखिए साझा कैसे होगा। ये देखिए हाइड्रोजन ये इस ऑक्सीजन के साथ साझा करता है, ये वाला हाइड्रोजन देखिए ये अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को बीच में रख देते हैं। ऐसे इस ऑक्सीजन को देखिए फिर से, और इस हाइड्रोजन को देखिए, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ये और ये इलेक्ट्रॉन ये भी यहाँ पे साझा हो जाता है। अब देखिए अगर मैं काउंट करूँ ऑक्सीजन के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और यदि मैं हाइड्रोजन को काउंट करूँ तो देखिए हाइड्रोजन के लिए भी 1 और 2, और इस वाले हाइड्रोजन के लिए 1 और 2। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्रॉस ऐसे जो है इनको काटते हुए, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, और इसको एक पूरे सर्किल में दिखा सकते हैं। इसको ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए। देखिए ये हमारे पास देखिए जो दिख रहे हैं ना आपको, जिनका हमने यूज़ नहीं किया है किसी भी तरह की साझेदारी के लिए, इनको बोलते हैं लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और ये हमारे बॉन्ड पेयर हैं जो बंध बनने में जिन युग्मों ने भाग लिया है वो क्या कहलाएंगे? बॉन्ड पेयर। इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब मैं इनका विन्यास लिखूंगा तो देखिए ऑक्सीजन के पहले कोश में 2 और दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। इधर हाइड्रोजन देखिए, इसके भी पहले इसके पास एक ही कोश है तो इसके भी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, और इस वाले को देखें इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। आगे चलेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास अन्य उदाहरण है। O2 की बात करेंगे, O2 का बनना। ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का हमें पता है कि ये विन्यास होता है, ऐसे लिख लें ऐसे लिख लें। हमें पता है कि K जो मुख्य कोश होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो L होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए K का मतलब है मुख्य क्वांटम संख्या 1, L का मतलब है मुख्य क्वांटम संख्या 2। अगर मैं यहाँ पे M लिख दूँ मुख्य क्वांटम संख्या 3, इसका मतलब है। अगर मैं N लिख दूँ तो मुख्य क्वांटम संख्या 4। ये सब आपने सीखा हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं भैया O2 बन रहा है। ठीक है, ये देखिए 2 ऑक्सीजन के परमाणु, इनको मिलके ऑक्सीजन का अणु बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 और 6, 2 और 6। अब इनमें साझेदारी होगी। देखिए
ये इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे, देखिए देख पा रहे हैं ना, साझा हो गया। तो 2 युग्म हैं दिखाई दे रहे हैं आपको। अगर मैं विन्यास देखूँ आप इन ऑक्सीजन का तो देखिए 2 और 8, क्योंकि ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं ये इसके लिए भी काम कर रहे हैं और ये साझे के इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी काम कर रहे हैं। इसलिए जो है अगर मैं अंतिम कोश में देखूँ तो 4 5 6 7 8, 4 5 6 और 7 8, तो इसलिए अंतिम कोश में दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसको आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे। नाइट्रोजन का बनना, देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 2 और 5 ऐसे लिख लें, या 1s2 2s2 2p3, यानी कि नाइट्रोजन को अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, यानी कि अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अब देखिए ये नाइट्रोजन का परमाणु है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं अंतिम कोश में। इसका हमने विन्यास ही बना लिया है, 2 5 2 5, यानी कि यहाँ पे 8 करने हैं हमें। अब देखिए होगा क्या, ये तीनों इलेक्ट्रॉन और इसके 3 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करेंगे, ये देखिए देख रहे हैं ना। तो 3 युग्म आ गए हमारे पास, ये देखिए, ये 1 युग्म, ये 2 युग्म और ये 3 युग्म, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के 3 युग्म हमारे पास आ गए। अब मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा पहले इस नाइट्रोजन के लिए, क्योंकि साझा हुआ है इन इलेक्ट्रॉनों का, तो ये तो काउंट होंगे इसके लिए भी इसके लिए भी। तो इसके लिए देखूंगा तो 6 7 और 8, इसको देखो 6 7 और 8, तो अंतिम कोश में आप देख पा रहे हैं, देखिए इसके भी 8 आ गए और इसके अंतिम कोश में भी 8 आ गए। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, तो ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए आप, क्योंकि 3 युग्मों की साझेदारी हुई है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आज का लेक्चर इतना ही, बाकी कल आपसे जो है अगले लेक्चर में बात करेंगे आगे।